देखिए, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स कोई ना कोई उतार चढ़ाव, कोई ना कोई करवट लेता ही रहता है। अगर या उससे हम उस चीज को हम सामने रख के निवेश का क्या सही समय है, इस बात का निर्णय लेंगे तो हम हमेशा ही लॉन्ग टर्म में हमें एक पछतावा रहेगा। गिरती मार्केट में करी हुई एसआईपी का बहुत एक लाभ मिलता है लॉन्गर टर्म में, क्योंकि आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि कोई भी चीज जो कल आपको 100 रुपए की मिल रही थी वो आज आपको 90 रुपए की मिल रही है। ऐसे टाइम पे आपको अपनी एसआईपीज रोकनी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज के 1 या 2 साल के बाद मार्केट 120 या 130 के स्तर पे होगी। अगर आप इमेजिन करें कि जो टेक सेक्टर हुआ करता था सन 2000 में, जब इंडिया के या अंदर एक आईटी बबल बना, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज अ थीम बना 2005 से लेके 2010 के बीच में, या उसके बाद फार्मा सेक्टर एक थीम बना 2014 से लेके 2017 के बीच में। ये चीज बार बार रिपीट होती है, नए नए सेक्टर्स आते हैं, वो हॉट बनते हैं, एक्साइटमेंट उनके बारे में बहुत हो जाता है बाजारों में, और निवेशक उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा। हमारा ये मानना है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बी अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, किसी साल जीडीपी ग्रोथ 5% होगी, किसी साल 7% होगी, किसी साल मार्केट्स +30% होंगे, किसी साल मार्केट्स -10% होंगे। बट क्योंकि मूल रूप से वी विल रिमेन अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी, बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारी कंपनीज को मिलेंगी। बहुत कंपनीज जो है अपने ग्रोथ रेट्स को बरकरार रख पाएंगे, अपने प्रॉफिट्स को ग्रो होता हुआ देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अजय त्यागी, हु इज द हेड ऑफ एक्विटीज एट यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। मिस्टर अजय त्यागी joined UTI in the year 2000 and has successfully carried out various roles and responsibilities across equity research, offshore funds, as well as domestic onshore funds. Mr. Ajay has won many awards and accolades for his performance both domestically and globally. Mr. Ajay presently manages UTI's flagship equity scheme in India and is also the investment advisor to UTI International range of India dedicated offshore funds. Mr. Ajay is a CFA charter holder from the CFA Institute USA and also holds a master's degree in finance from Delhi University. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. I'm sure आप सब बहुत कुछ सोच रहे होंगे in terms of market volatility कि हमें क्या करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. एंड आई थिंक इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए टुडे आवर टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स. और उसके लिए वी हैव विद अस मिस्टर अजय त्यागी, जो हैं हेड ऑफ एक्विटीज एट यूटीआई एसेट मैनेजमेंट. अजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन. आई नो हम आपको बहुत जल्दी जल्दी बुलाते रहते हैं बिकॉज वी लव लिसनिंग टू यू. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे. थैंक यू नम्रता जी। थैंक यू. सो लेट मी स्टार्ट ऑफ. आपके लिए जो मेरा पहला सवाल है, आई थिंक दैट इज अराउंड द जियोपॉलिटिकल टेंशन. और ऑब्वियसली हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की भी बात करें जो अब 3 साल से चल रही है. एंड मार्केट्स में हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है इन द रीसेंट पास्ट. सो हाउ डू यू थिंक कि एक इन्वेस्टर को ऐसे जियोपॉलिटिकल सिनारियो में जब वॉलेटिलिटी होती है तो अपने पोर्टफोलियो को कैसे नेविगेट करना चाहिए, या फिर हमें इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हमें क्या करना चाहिए? जस्ट हाई लेवल इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड. जी नम्रता जी, हकीकत ये है कि अगर हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो जियो पॉलिटिक्स कभी भी स्थायी और स्थिर नहीं रही है। मैं 25 साल से मार्केट्स में जुड़ा हुआ हूँ, और अगर मैं उससे भी 25 साल पहले का आकलन करूं तो सन 70 से दशक से लेके आज तक, तो आप देखेंगे कि जियो पॉलिटिक्स हमेशा कुछ ना कुछ करवटें बदलती रही है। 70 के दशक में कोल्ड वॉर चल रहा या था, 70 के ही दशक में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 80 के दशक में ईरान और इराक, मतलब हमारे बहुत ही पड़ोसी या देशों की अगर मैं बात करूं, उनके बीच में बड़ी जंग हुई थी। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर फंसा हुआ था। 90 के दशक के अंदर अगर हम आते हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खिंचाव हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बने रहे थे, क्योंकि कश्मीर के अंदर स्थितियां ठीक नहीं थी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क था। या उसके बाद 98 में न्यूक्लियर ब्लास्ट करे इन दोनों कंट्रीज ने, सैंक्शंस लगाए गए हिंदुस्तान के ऊपर। 99 में कारगिल का युद्ध हुआ,
2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक ये हुआ, वाह 2002 yeah. में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ। देखिए, और- मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स कोई ना कोई उतार चढ़ाव, कोई ना कोई करवट लेता ही रहता है। अगर yeah. उससे हम उस चीज को हम सामने रख के निवेश का क्या सही समय है इस बात का निर्णय लेंगे तो हम हमेशा ही लॉन्ग टर्म में हमें एक पछतावा रहेगा। तो मूल रूप से अगर इस सब जो मैंने आपको जवाब दिया लंबा सा, उसको मैं अगर संक्षिप्त में रखना चाहूं, जियो पॉलिटिक्स को आपको दरकिनार करना है। आपको केवल अपने लक्ष्य की तरफ सोचना है, और आपका लक्ष्य है कि अगले 10, 20, 25 सालों में आपको एक बहुत बड़ी पूंजी जमा करनी है। Yep. और उस पूंजी को जमा करने के लिए नियमित रूप से बहुत ही अनुशासन के साथ आपको बाजार में निवेश करते रहना है। हर माह, हर तिमाही, जो भी आपका टाइम फ्रेम चोजन है, आपको निवेश करता रहना है। और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर भी बनी रहेंगी, कई बार ऐसा लगेगा कि देखिए अब सब कुछ क्लियर है, लेकिन बहुत ही नियमित तरीके से आपको निवेश जारी रखना है हमेशा। जी ओके ओके, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। लेकिन मुझे लगता है कि जब मार्केट्स अच्छा कर रही होती है ना, बुल मार्केट में सब जीनियस हो जाते हैं, सब एवरीवन बिकम्स परफेक्ट एट इन्वेस्टमेंट्स, हर कोई फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। लेकिन जब मार्केट्स गिरती हैं, व्हेन वी सी अ बेरिश फेज, आई थिंक तब जो है सब अपने फंडामेंटल्स भूल जाते हैं, राइट? बिकॉज द फियर टेंड्स टू टेक ओवर। सो व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि जब मार्केट गिर रही होती है, एंड आई नो कि आपने जो जवाब दिया है दैट अप्लाइज टू इन जनरल, मार्केट गिर रही है, ऊपर जा रही है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट्स वंडरफुल। लेकिन अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली एट अ टाइम लाइक जब मार्केट्स करेक्ट हो रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक एन इन्वेस्टर शुड डू? नमिता जी, अगर मैं बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात का जवाब दूं तो सही कदम उठाने का समय जब होता है जब मार्केट्स निरंतर ऊपर की दिशा में जा रही हो और एक बुलिश फेज में हो। अगर आपने बुलिश फेज में गलतियां करी हैं तो अब आप कुछ भी करने का प्रयास करें, आपको जरूर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा नुकसान देखना पड़ेगा ही। हो सकता है कुछ निवेशकों ने पिछले 6 महीने या 9 महीने में ऑलरेडी देख लिया हो, और ऐसे वाले लॉसेस को हम अपने इन्वेस्टमेंट की भाषा में कई बार परमानेंट लॉसेस भी बोलते हैं। वो बिजनेसेस जिनकी मूल रूप से वैल्यू केवल 100 रुपए थी, लेकिन आपने उन्हें 150-200 रुपए में खरीदा, ये सोचते हुए कि देखिए ये तो शायद 300 और 400 जाएगा क्योंकि मोमेंटम चल रहा है, स्मॉल कैप्स के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से खरीदारी है और आगे भी जारी रहेगी। अगर आपने उसको 200 पे खरीदा, आप कहीं ना कहीं एक परमानेंट लॉस की स्थिति में आ चुके हैं। तो मैं अपने सुनने वालों को ये चेतावनी जरूर देना चाहता हूं कि देखिए, बुलिश मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कॉशियस रहने का टाइम होता है, बियरिश मार्केट में नहीं। क्योंकि बियरिश मार्केट में, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मूल रूप से जितनी भी कंपनीज हैं अपने एक्चुअल वैल्यू के आसपास या कई बार उसके नीचे पहुंच जाती हैं। यहाँ पे डरने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। निवेशकों को डर की जरूरत बुलिश मार्केट में हमेशा रहती है। तो आपका प्रश्न था कि देखिए अब क्या किया जाए। मैं सबसे पहली चीज ये बोलूंगा, बहुत अच्छे तरीके से खंगाल के देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में कहीं कोई बहुत ही कमजोर तरीके की कंपनी तो नहीं है जिसके अंदर आपने खाली इसलिए निवेश किया था क्योंकि आपको कहीं से बताया गया था कि इसमें मोमेंटम जारी रहेगा, प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, और आपको उसके जो उसका फंडामेंटल रूप से जो उसका बिजनेस है उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो शायद हो सकता है ऑलरेडी लॉसेस हो चुके हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि लॉसेस और फर्दर हो सकें। आपको ऐसी कंपनीज को एग्जिट करना है। जो आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें गिरावट आई है लेकिन बिजनेस बहुत मजबूत है और आपका खुद का ये मानना है और विश्वास है कि बिजनेस मजबूत है, उसमें अगर लॉसेस हुए भी हैं आप बने रहें। जैसा मैंने कहा, नियमित रूप से आपको निवेश करते रहना है। हो सकता है कि बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स हों उनमें निवेश करने के। तो 2 खेमों में आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जिन कंपनीज के बारे में आपकी समझ और पकड़ कमजोर है और वो कही सुनी बातों की वजह से आपने उनमें खरीदारी करी थी, उनसे बचिए।
जिन कंपनीज के बारे में आपकी पकड़ मजबूत है और आपका विश्वास है कि वाकई में बहुत बढ़िया कंपनीज हैं, उनमें अगर गिरावट देखी भी गई है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, उनमें आप अपना निवेश और बढ़ा भी सकते हैं। सेम चीज मैं म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अब एक बहुत ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो चुके हैं हमारे निवेशकों के लिए। अगर आपने किसी थीमेटिक फंड में निवेश किया था ये सोच के कि देखिए फला सेक्टर तो आगे वाले 1-2 साल तक चलता रहेगा, ये एक ऐसा थीम है जो बहुत हॉट है, और अगर आपको पिछले 6 महीनों में उसमें बहुत गिरावट देखी गई है, आपको वापस से बहुत गंभीरता से सोचना है कि मैंने क्यों इस फंड में निवेश किया था। और जाहिर बात है बहुत ऐसे फंड्स भी होंगे जिनका एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, आप उनका पोर्टफोलियो देखिए। अगर आप पोर्टफोलियो से इत्तेफाक रखते हैं और आपको पोर्टफोलियो देख के उल्टा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, इसमें अपना निवेश जारी रखिए। जी। आई ट्रूली बिलीव कि अगर आपने जब इन्वेस्ट किया था किसी पोर्टफोलियो में, आपने एक पर्पस या एक इंटेंशन के साथ इन्वेस्ट किया था, सो स्टिक टू दैट पर्पस इवन इफ अगर मार्केट्स अच्छा नहीं भी कर रही हैं, इट्स लाइक बी विद दैट फंड इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, क्योंकि आपने जब इन्वेस्ट किया तो आपने एक कुछ सोच के इन्वेस्ट किया, किसी लॉजिक के साथ ही इन्वेस्ट किया उस फंड में, राइट? जी बिल्कुल। ओके, सो अब जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी अजय जी, वो मुझे बहुत सारे निवेशक पूछते हैं कि जब हम बेंचमार्क्स की बात करते हैं, राइट, हर फंड का एक अंडरलाइंग बेंचमार्क होता है। सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये जो बेंचमार्क्स होते हैं ये हमें क्या मदद करते हैं, व्हाट डू दे हेल्प अस अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो ये जो बेंचमार्क्स होते हैं फॉर एवरी फंड वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, राइट? तो बेसिकली इफ आई एम पिकिंग एन इक्विटी फंड फॉर माई सेल्फ, क्या मुझे बेंचमार्क देखना चाहिए कि इस फंड का बेंचमार्क क्या है और कैसे बेंचमार्क सिलेक्शन किया जाता है? नम्रता जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का जो दूसरा भाग है उसका उत्तर मैं पहले देता हूं। देखिए, जहां तक कि बेंचमार्क्स का सवाल है, सेबी ने ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। फिलहाल सेबी डिसाइड करता है कि हर कैटेगरी में कौन सा उचित बेंचमार्क है। तो अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए ऑलरेडी एक बेंचमार्क चूज कर दिया गया है, सारे म्यूचुअल फंड्स को वही बेंचमार्क फॉलो करना होगा। अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें, इसी तरीके से फ्लेक्सी कैप का भी बेंचमार्क ऑलरेडी तय किया जा चुका है। तो देखिए, बेंचमार्क जो सारे म्यूचुअल फंड्स अपने स्कीम्स के सामने रखते हैं कंपैरिजन के लिए, वो स्टैंडर्डाइज्ड है, सबके लिए एक है। पहला जो प्रश्न का आपका पहला भाग था वो था कि बेंचमार्क क्यों जरूरी है, क्या निवेशकों को देखना चाहिए? इसका उत्तर है जी, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जब निवेशक किसी स्कीम में निवेश करते हैं, जाहिर तौर पे सबके जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो स्कीम मार्केट में जो भी कुछ एक इंडेक्स है या उसको बेंचमार्क कह लीजिए या फिर उसको कोई तरीके का आप कह सकते हैं कोई बैरोमीटर कह लीजिए, उससे बेटर रिटर्न्स जिस स्कीम में आपने निवेश किया है वो दे पा रही है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप सीधा निफ्टी 50 में निवेश करते हैं, और आजकल ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ, जो सीधा निफ्टी 50 के अंदर निवेश कर देते हैं, क्या वो स्कीम जिसमें आपने निवेश किया है, किसी भी निवेशक ने निवेश किया है, क्या वो स्कीम निफ्टी 50 की रिटर्न्स को बीट कर पा रही है या नहीं, ये जानना कहीं ना कहीं अनिवार्य होता है। इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए, जब आप परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर रहे हैं, अपनी समय सीमा थोड़ी लंबी रखिए, कम से कम 3 से 5 साल रखिए। अगर आप बार बार ये देखने का प्रयास करेंगे कि पिछले 3 महीने में स्कीम ने कैसे किया कंपेयर टू बेंचमार्क या पिछले 6 महीने में कैसा किया, तो आप बार बार एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जंप करते रहेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कभी भी। मैं कहता हूं बेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर के लिए कि वो हर 3 महीने या हर साल निरंतर बेंचमार्क को बीट कर सके। बेंचमार्क का एक सीधा साधा कारण ये है, क्योंकि हम बात करते हैं कि निवेश होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो आप अगर 3 से 5 साल की एक समय सीमा पकड़ें, उसमें निवेशकों को ये एक आश्वासन जरूर मिलना चाहिए कि देखिए, हमारी स्कीम निफ्टी 50 को या किसी भी और बेंचमार्क को बीट कर पा रही है या नहीं। तो जरूर इसको मैं कहता हूं बेंचमार्क का अपना एक इम्पोर्टेंस है। टाइम फ्रेम आपको जरूर ध्यान में रखना है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में अपनी स्कीम की परफॉर्मेंस को कंपेयर ना करें बेंचमार्क के साथ। Wonderful. So, Ajay ji, let me ask you the next question, which is around SIP. And I think हम SIP के बारे में बहुत बात करते हैं। मुझे लगता है कि SIP समथिंग जिसके बारे में ये इंडस्ट्री ने बहुत प्रमोट किया है कि SIP करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है, वॉलेटिलिटी होती है, SIPs लोग रोक देते हैं।
I think so much education, so much awareness, and I still see कि SIP stoppage ratio is close to 300% in the month of April. तो अब हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि लोग SIPs रोक रहे हैं. आप ये बताइए कि इसका वेल्थ क्रिएशन पे इवेंचुअली इफेक्ट क्या हो सकता है. एंड आई थिंक इन दिस क्वेश्चन मैं ये भी चाहूंगी कि आप थोड़ा SWP के ऊपर भी टच अप कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक वो एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं. बिल्कुल. पहली बात देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टिंग एज अ फील्ड इज अ फील्ड जहाँ पे आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इन्वेस्टर इज वॉरेन बफेट, और वो एक चीज को हमेशा बार बार रिपीट करते रहते हैं कि देखिए, इन्वेस्टिंग इज लेस अबाउट योर इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, इट इज मोर अबाउट योर इमोशनल क्वोशंट. साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा स्थायी होना जरूरी है, रैशनल होना जरूरी है. तो जब आपने एक प्रश्न पूछा कि देखिए SIPs क्यों ऐसे समय पर रुकती हैं जब मार्केट्स नीचे आना शुरू होती हैं, वो एक साइकोलॉजिकल रीजन है. इसके पीछे बढ़ती मार्केट में एक फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होता है. सबको लगता है देखिए मार्केट बढ़ रही है, अगर मैंने निवेश नहीं किया और बढ़ जाएगी, और अगर मैं निवेश कर लूं हो सकता है मैं रातों रात बहुत अमीर बन जाऊं. गिरती मार्केट में हमेशा आदमी को लगता है अगर मैं आज निवेश करूं हो सकता है कल और 10% मार्केट नीचे आ जाए, और रादर देन मेकिंग रिटर्न्स हो सकता है मैं एक्चुअली अपना खुद का प्रिंसिपल भी खो डालूं कुछ हद तक. तो हमें ये समझना जरूरी है देखिए कि सबसे पहली चीज, और जो मैंने पिछले आपके सवालों के अंदर भी ये कहा है, आपको समय सीमा कम से कम 5 से 10 साल रखनी है. आपको अगले 5 से 10 साल के बारे में सोचना है, आपको अगले 5 से 10 महीनों के बारे में नहीं सोचना है. और अगर आपका दायरा 5 से 10 साल है तो आप इस बात का विश्वास रखिए कि जब मार्केट्स गिरती हैं और गिरती हुई मार्केट्स में आप SIP अपनी नियमित रूप से जारी रखते हैं, आपको इसका हमेशा फायदा मिलता है, नुकसान नहीं होता. मैं ये रिपीट करना चाहता हूं, आपको उस चीज का फायदा मिलता है. गिरती मार्केट में करी हुई SIP, आपका ये सवाल भी था कि वेल्थ का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है. गिरती मार्केट में करी हुई SIP का बहुत एक लाभ मिलता है लॉन्गर टर्म में, क्योंकि आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि कोई भी चीज जो कल आपको 100 रुपए की मिल रही थी वो आज आपको 90 रुपए की मिल रही है. ऐसे टाइम पे आपको अपनी SIPs रोकनी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आज के 1 या 2 साल के बाद मार्केट 120 या 130 के स्तर पे होगी. ये तो रही पहली बात. इसी के एकदम विपरीत ऑपोजिट चीज है कि वेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा अगर मैंने SIP रोक दी. वेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. जो आंकड़े हम सब इन्वेस्टर्स के सामने रखते हैं कि देखिए लॉन्ग टर्म में 13% या 14% रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न तभी मिल सकता है जब आप मार्केट के हर दौर में निरंतर रूप से निवेश करते रहें. ये नहीं कि अगर आपने बढ़ती मार्केट में निवेश किया और गिरती में निवेश नहीं किया तो आपको 13% नहीं रिटर्न मिलेगा, रिटर्न कहीं कम हो जाएगा. तो वेल्थ के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है अगर आप अपना गिरती मार्केट में SIP रोकिए. अनुशासन बनाए रखिए, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है. आपको डरना नहीं है, आपको अपने लक्ष्य के सामने रखना है, और आपके लक्ष्य जो है वो है कि अगले 10 साल में आपको अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करनी है. दूसरा सवाल जो आपका था वो SWP के बारे में था. देखिए SWP SIP का ही एक आप कह सकते हैं चचेरा भाई है. वो जिस तरह हम मानते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम, बेस्ट टाइम नहीं निर्धारित किया जा सकता निवेश करने के लिए. निवेश को हमेशा स्प्रेड आउट करना चाहिए ओवर अ 1 ईयर पीरियड या 2 ईयर पीरियड, या फिर जिसकी ऑनगोइंग इनकम स्ट्रीम है तो वो अपना 3, 5, 10 साल तक SIP जारी रख सकता है. उसी तरीके से अगर आपने अपनी पूंजी इकट्ठा करी है क्योंकि आपको आज के 15 साल बाद अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो 15वें साल पे निकालने की बजाय अगर आप 14वें साल से ही हर महीने उस निवेश को बाहर निकालें तो वो एक बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीका माना जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि 15वें साल पे मार्केट की क्या स्थिति होगी. उस समय अगर किसी भी कारणों से बाजार 10, 15, 20% नीचे गिर गया तो आपको जरूर कुछ ना कुछ अफसोस रहेगा इस बात का. तो SWP SIP का एकदम एग्जैक्ट विपरीत है. सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है.
हम एक समय नहीं निर्धारित कर सकते पैसा निकालने का। अगर आपको पैसा चाहिए फर्ज करिए 1 जनवरी 2030 को, तो आप 1 जनवरी 2029 से ही हर माह अपना पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक तरीका है जी। वंडरफुल, या आई डू थिंक एसडब्ल्यूपी बहुत पावरफुल होता है, जिसके बारे में शायद हमें बोलना चाहिए, और हम उतना एज एन इंडस्ट्री नहीं बोलते हैं एसडब्ल्यूपी के बारे में। एसआईपी को ही हम ज़्यादा फोकस देते हैं, बट बोथ इक्वली गुड, वेल टेकन। सो यू वर जस्ट टॉक अबाउट फाइनेंशियल गोल्स अजय, आपने बोला था यू गिव एन एग्जांपल कि अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बचा रहे हैं, सो स्टार्ट टेकिंग आउट 1 ईयर बिफोर। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर मुझे अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, तो वो कौन सी मस्ट हैव म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं मेरे पोर्टफोलियो में जो होनी चाहिए। यू कुड लुक एट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, राइट, कि अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल है तो क्या होना चाहिए। देखिए नम्रता जी, जितना ही ये साइकोलॉजिकल गेम है उतना ही ये गेम सिंपल भी है, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है क्योंकि बहुत एडवाइजर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हमें इसको हमेशा सरल रखना है, और जितना हम सरल रख लेंगे उतना साइकोलॉजिकली भी हमारे लिए ये गेम आसान हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप 3-4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स पकड़ लीजिए: लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। ओके, मैं स्मॉल कैप को भी इसके अंदर नहीं रखूंगा। अपने आप में ये जो स्मॉल कैप का जो एक आप कह सकते हैं स्मॉल कैप की चर्चा है, वो अपने आप में आधे घंटे तक चल सकती है, लेकिन किसी कारणवश मैं कह रहा हूं कि स्मॉल कैप को इससे बाहर रखते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये 4 स्कीम्स अगर आप अपने सामने रखेंगे तो एक 25 साल के जवान से लेकर एक 65 साल के सीनियर सिटीजन की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोपोर्शन में निवेश करना पड़ेगा। एक 25 साल के जवान को जिसने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया होगा, मे बी उसके लिए 30-40% मिड कैप के अंदर एलोकेशन इज अ राइट चॉइस, और मे बी लार्ज कैप में खाली 15%, और एक 65 साल के सीनियर सिटीजन के लिए मे बी 40 से 45% लार्ज कैप में और केवल 10 से 15% मिड कैप में। तो यही 4 मैं तो मानता हूं कि कोर हैं। जितने भी आपको इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि आपको अपने लिए एक बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठा करनी है अगले 20 साल में, ये 4 स्कीम्स की बदौलत आप कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अलग अलग कैटेगरीज की एक अलग अलग मैं कह सकता हूं यूएसपी है। आपको उस चीज के लिए एक एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, और वो एडवाइजर भी ऐसा होना चाहिए जिसको खुद बहुत डीप नॉलेज हो इन कैटेगरीज के बारे में। अगर आपके पास एडवाइजर नहीं है और अगर आप चीज को बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, मैं कहूंगा ये 4 कैटेगरीज से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जी। ओके, सो शॉर्ट टर्म के लिए क्या हम कुछ हाइब्रिड फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं? डू यू थिंक अगर हमारा गोल लेट्स से 2 या 3 साल के अंदर कुछ फाइनेंशियल गोल अचीव होने वाला है, सो वुड यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट हाइब्रिड फंड्स, उनको हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है नम्रता, और आपने अच्छा याद दिलाया मेरे को। हाइब्रिड स्कीम्स अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हैं। और देखिए, हाइब्रिड स्कीम्स के अंदर इक्विटी के साथ साथ कुछ प्रोपोर्शन फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्ट होता है, डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इक्विटी मार्केट वोलेटाइल रहती है, डेट रिलेटिवली स्टेबल रहता है। तो अगर किसी हाइब्रिड स्कीम में 25, 30 या 40% हाइब्रिड डेट सिक्योरिटीज हैं, तो वो अपने आप में वॉलेटिलिटी स्कीम की कम कर देते हैं। तो बिल्कुल आपने सही बताया कि हाइब्रिड स्कीम्स जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और साथ के साथ मल्टी एसेट फंड्स, ये चीज मैं समझता हूं कि किसी निवेशक के लिए, खास करके अगर निवेशक की उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो कुछ प्रोपोर्शन निवेशकों का ऐसी हाइब्रिड स्कीम्स में रह सकता है। मैं दोहराऊंगा, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इन स्कीम्स के अंदर आप जरूर अपना 15 से 20% निवेश कर सकते हैं जी। बिकॉज आई वुड से कि इन 3 कैटेगरीज में शायद इक्विटी एलोकेशन थोड़ा ज्यादा ही रहता है। लाइक अ BAF हैज टू मेंटेन 65% इन इक्विटीज ऑन एन एवरेज। aggressive hybrid में भी 65 to 80 रहता है। मल्टी एसेट में भी टू अ लार्ज एक्सटेंट, ऑफ कोर्स मिनिमम तो 10% है, बट आई थिंक काफी इक्विटी में प्रोपोर्शन रहता है। सो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है टू ऑल द कैटेगरीज। वंडरफुल, एब्सोल्युटली। ओके, सो एक और जो कैटेगरी है जो सबकी फेवरेट होती है, जो शायद हमारी फेवरेट हो ना हो, डिपेंड करता है एज एन इन्वेस्टर,
सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, तो मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि हमें एक सही सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड कैसे सेलेक्ट करना चाहिए. सो हेल्प मी अंडरस्टैंड अजय कि अगर एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको थीमेटिक या सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना ही करना है, क्योंकि ही इज थिंकिंग कि नहीं मुझे किसी एक सेक्टर में एक्सपोजर लेना ही है, तो आप ये बताइए कि वो ऐसा कौन सा सेक्टर हो सकता है. एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट डिफेंस एज द थीम, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफी फेमस हुआ है एंड लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिफेंस एज द थीम. तो आप हमें एक तो डिफेंस के बारे में थोड़ा बताइए एंड टेल अस कि वो मस्ट हैव सेक्टर्स क्या हो सकते हैं. देखिए, इससे पहले कि मैं इस सवाल का उत्तर दूं, आपको ये याद रखना है, और ये एक्सपीरियंस केवल हमारा नहीं है, ये एक्सपीरियंस ग्लोबली भी रहा है और बहुत दशकों से रहा है कि किसी भी हॉट सेक्टर के अंदर निवेश करना, जब वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन चुका हो, सब उसकी चर्चा कर रहे हों, एक्चुअली में निवेशकों के लिए हानिकारक साबित होता है ज़्यादा करके. अगर आप इमेजिन करें कि जो टेक सेक्टर हुआ करता था सन 2000 में, जब इंडिया के अंदर एक आईटी बबल बना, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज अ थीम बना 2005 से लेके 2010 के बीच में, उसके बाद फार्मा सेक्टर एक थीम बना 2014 से लेके 2017 के बीच में. ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, नए नए सेक्टर्स आते हैं, वो हॉट बनते हैं, एक्साइटमेंट उनके बारे में बहुत हो जाता है बाजारों में, और निवेशक उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा. तो यू हैव टू बी कॉशियस. मैं यही कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेक्टोरल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, बट आपको डेफिनेटली अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर कंट्रोल करनी चाहिए. आपका मूल रूप से सवाल ये है कि कौन से सेक्टर फंड्स में देखिए मैं ऐसा समझता हूँ वो सेक्टर्स जहाँ पे हमें लगता है कि अगले 5 से 10 साल एक अच्छी ग्रोथ रहेगी, जो कि किसी इवेंट के ऊपर आधारित नहीं है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर नहीं टिका हुआ है, बट अपने आप में उसमें स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि वो इकोनॉमी का एक बहुत मूल रूप से एक पिलर है, और जिस तरीके से इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ेगी और कंजम्पशन पैटर्न्स बढ़ेंगे, उस क्षेत्र को भी अपने आप फायदा मिलेगा. ऐसे सेक्टर्स में निवेश करना मेरे हिसाब से एक आप कह सकते हैं एक रूल हो सकता है टू चूज सेक्टोरल फंड्स एंड थीमेटिक फंड्स. इनके अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर मैं समझता हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत अहम सेक्टर है, जिसका इम्पोर्टेंस कई दशकों तक हिंदुस्तान में बना रहेगा. कंजम्पशन के जितने क्षेत्र हैं उनका भी मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से हमारी ग्रोथ हो रही है और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हम सब कंज्यूम भी कर रहे हैं, और हमारी जो कंजम्पशन की हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं स्टेपल कैटेगरीज से हमारी कंजम्पशन की हैबिट्स ड्यूरेबल्स और डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज की तरफ जा रही हैं. तो कंजम्पशन के अंदर मुझे लगता है एक अच्छी खासी ग्रोथ बनी रहेगी. लास्ट सेक्टर जो मैं बोलना चाहूँगा वो है हेल्थ केयर. देखिए, एवरीबडी वांट्स टू लिव लॉन्ग, एवरीबडी वांट्स टू लिव हेल्दी, एंड एवरीबडी इज विलिंग टू इन्वेस्ट and spend money for their health. That's how human beings have been for centuries. तो हेल्थ केयर इंडिया के अंदर अब एक इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है. उसका भी कारण यही है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, और वी कैन स्पेंड ऑन आवर हेल्थ केयर नाउ, वी कुडंट स्पेंड ऑन आवर हेल्थ केयर 30 years बैक. तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंजम्पशन, हेल्थ केयर. आपने प्रश्न पूछा था डिफेंस के बारे में. देखिए, ये एपिसोडिक है. सरकारें जब जब चाहेंगी डिफेंस बजट बढ़ाना, ये सेक्टर अच्छा करेगा. जब सरकारें डिफेंस बजट को थोड़ा सा अपना खींचेंगी पीछे, ये सेक्टर अच्छा नहीं करेगा. इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी. द राइट टाइम टू गेट इन एंड गेट आउट इज समथिंग जो इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा. तो डिफेंस इज नॉट फॉर एवरीवन. या Okay, wonderful. I think that to a large extent, and I'm with you on this. जब आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में भी यही सेक्टर्स चल रहे थे कि शायद these would be good sectors, and I think you absolutely hit the nail on the coffin. So we'll talk a little bit about index funds and ETFs, and I think बहुत सारे investors को confusion रहता है कि एक index fund और एक ETF के बीच में difference क्या है. तो अगर आप हमें बता पाएं कि इनमें difference क्या है, plus एक ETF या एक index fund एक investor के portfolio में कैसे fit होता है. देखिए, चर्चा के एकदम शुरू में आपने मेरे से सवाल पूछा था कि बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क का क्या इंपॉर्टेंस है. इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो एक तरीके से बेंचमार्क को एग्जैक्टली मिरर करते हैं. सबसे कॉमनली यूज बेंचमार्क इन्वेस्टर्स के लिए है निफ्टी 50,
BSE सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, समझ लीजिए सबसे कॉमनली यूज बेंचमार्क्स हैं। एक इंडेक्स फंड का काम है कि जो इस बेंचमार्क में कंपनीज हैं और जिस प्रोपोर्शन में है उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करके एक पोर्टफोलियो बना लें। ओके जब हम एक्टिव फंड्स की बात करते हैं, अमूमन जब आप कोई फंड में निवेश करते हैं, मान लीजिए आप किसी लार्ज कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, यूटीआई लार्ज कैप फंड मिसाल के तौर पे, उसका एक अपना पोर्टफोलियो होगा। दैट पोर्टफोलियो विल बी डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से निफ्टी 50। ओके और हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम निफ्टी 50 से बेहतर रिटर्न दें। हालांकि मैं एक करेक्शन कर दूं इसमें, लार्ज कैप कैटेगरी के लिए बेंचमार्क इज निफ्टी 100 नॉट 100 निफ्टी 50। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए प्रयास हमेशा ये रहता है कि आप निफ्टी 100 को बीट करें, क्योंकि विकल्प क्या था? विकल्प ये था कि आप निफ्टी 100 में निवेश कर सकते थे, लेकिन आपने हमारा फंड चूज किया। क्योंकि आपने हमारा फंड चूज किया है, हमें कहीं ना कहीं जो बेंचमार्क है उससे बेटर रिटर्न्स देनी है, तभी जाके आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एंड योर सिलेक्शन ऑफ यूटीआई लार्ज कैप फंड वुड बी जस्टिफाइड। जो इंडेक्स फंड है वो ये सब नहीं करता। इंडेक्स फंड एग्जैक्टली निफ्टी 100 के अंदर जो जो स्टॉक्स हैं जिस प्रोपोर्शन में हैं उसी को अपने पोर्टफोलियो में रख लेता है, और इसी के कारणवश जो इंडेक्स फंड की रिटर्न होती हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द अंडरलाइंग इंडेक्स इटसेल्फ। इंडेक्स या क्योंकि हम निफ्टी 100 की बात कर रहे हैं, तो यूटीआई निफ्टी 100 इंडेक्स फंड की रिटर्न निफ्टी 100 से बहुत नजदीक होंगी। जो डिफरेंस होगा वो खाली फीस होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सम फीस विल बी रेशियो चार्ज्ड। ट्रैकिंग एरर या एग्जैक्ट, तो एकदम क्लोज हो जाएंगे। आपके प्रश्न में ये भी था सवाल कि देखिए ईटीएफ, हाउ इज ईटीएफ डिफरेंट फ्रॉम इंडेक्स फंड? ईटीएफ भी सेम चीज करता है जो इंडेक्स फंड करता है। मूल रूप से एक बड़ा डिफरेंस है, जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम, आप किसी भी इंडेक्स फंड को केवल एक एनएवी पे बाय कर सकते हैं। अगर आपने आज डिसाइड किया, आज मान लीजिए वेडनेसडे है द 14th ऑफ मई, अगर आज आपने 2 बजे से पहले निवेश किया यूटीआई इंडेक्स फंड में, तो आज के डे एंड की जो एनएवी है वो आपकी परचेज प्राइस बन जाएगी। ईटीएफ थोड़ा सा अलग रहता है, हालांकि पोर्टफोलियो एग्जैक्टली वही है जो निफ्टी 100 का है और निफ्टी 100 इंडेक्स फंड का है, वही पोर्टफोलियो है, लेकिन आप इसको दिन में किसी भी समय बाय कर सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर एनएवी। मान लीजिए 11 बजे बाजार 1% ऊपर थे और जिस समय बाजार बंद हुए 3:30 बजे, उस टाइम बाजार 2% ऊपर थे। अगर आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया है तो आपको एनएवी मिलेगा विच इज 2% हायर देन यस्टरडेज क्लोज। अगर आपने 11 बजे निवेश किया, जो ईटीएफ आपको दे सकता है, ईटीएफ इज द ओनली कैटेगरी जो आपको किसी भी समय का उस टाइम का प्राइस निकाल के आपका परचेज प्राइस वो बन जाता है। अगर आपने 11 बजे निवेश किया होता निफ्टी 100 ईटीएफ में, तो आपको वही प्राइस मिलता जो 11 बजे का था, व्हेन मार्केट्स वर अप ओनली 1%। सो देखिए ये मूल रूप से बड़ा डिफरेंस है। आपने हालांकि इस बारे में नहीं पूछा, लेकिन मैं अपने तरफ से ये जोड़ना चाहता हूं कि फॉर द कॉमन इन्वेस्टर उसको ईटीएफ के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इंडेक्स फंड इज अ गुड इनफ फंड। ईटीएफ बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, बैंक ट्रेजरीज के लिए सेंस बनाता है, जो टाइम करते हैं दिन के बीच में भी। आम निवेशक जिसको 5 से 10 साल का सोचना है, उसको ईटीएफ के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जी जब मैं भी इंडेक्स फंड या ईटीएफ का डिफरेंस बताती हूँ, आई यूज अ इलेक्शन रिजल्ट डे, क्योंकि उस दिन मार्केट वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि देयर वाज अ पॉइंट व्हेन सेंसेक्स वाज डाउन 6000 पॉइंट्स, बट इवेंचुअली सेंसेक्स क्लोज्ड एट 4000 पॉइंट्स डाउन। बट आई वाज लाइक, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इंडेक्स फंड में लेते तो क्या होता है, ईटीएफ में खरीदते तो क्या होता। बिल्कुल सही। Okay, so just the last question for you, Ajay. आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में what are some investment strategies that you follow? And आपकी क्या learnings रही हैं in your journey of investing as an individual investor? देखिए मैं समझता हूँ जो सेकंड पार्ट है आपका वही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो ये शो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा लेसन ये रहा है कि इंडिया हैज़ बीन अ ग्रोइंग इकोनॉमी
एंड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स हम समझ सकते हैं, हमारा ये मानना है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बी अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, किसी साल जीडीपी ग्रोथ 5% होगी, किसी के साल 7% होगी, किसी साल मार्केट्स प्लस 30% होंगे, किसी साल मार्केट्स माइनस 10% होंगे, बट क्योंकि मूल रूप से वी विल रिमेन अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी, बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारी कंपनीज को मिलेंगी। बहुत कंपनीज जो है अपने ग्रोथ रेट्स को बरकरार रख पाएंगे, अपने प्रॉफिट्स को ग्रो होता हुआ देखेंगे, और उसी के चलते उनकी स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ते रहेंगे। अगर आप ये चीज़ अपने सामने रखें, और जो ये डे टू डे वॉलेटिलिटी, आपके बहुत सारे प्रश्न थे नम्रता जी आज, जिसके अंदर आपने एक तरीके से पूरा जो एक कह सकते हैं जो चेस बोर्ड है उसको आपने कवर करने की कोशिश करी। साइकोलॉजिकल थिंग्स जो इन्वेस्टर्स फेस करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करूं कहाँ ना करूं, जियोपॉलिटिक्स से कैसे वो निवेशक प्रभावित हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, माय ओन लर्निंग हैज बीन, इफ वी आर कन्विंस्ड, एंड वी आर कन्विंस्ड एट यूटीआई, कि इंडिया विल रिमेन अ हाई ग्रोथ, नॉट ओनली अ ग्रोथ इकोनॉमी, अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी। यहाँ बहुत अवसर मिलेंगे हमारे कॉर्पोरेट जगत में कंपनीज को ग्रो करने के और उनके प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करने के, अगर आप डिसिप्लिन्ड तरीके से बने रहेंगे इन कंपनीज में एज एन इन्वेस्टर बाय वे ऑफ म्यूचुअल फंड्स, या फिर अगर आप खुद स्टॉक सेलेक्ट करना जानते हैं, देन यू कैन होल्ड ऑन टू दो स्टॉक्स पेशेंटली। मैं समझता हूँ दी एबिलिटी टू जनरेट somewhere between 13 to 15% return on an annualized basis will be a high probability event. मुझे बहुत ज़्यादा शक नहीं है इस बारे में कि आप 13-14% रिटर्न, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं और बने रहना जानते हैं, टिके रहना जानते हैं, तो आप ज़रूर ये रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। एंड कंपाउंडिंग जो है वो अपने आप में, जैसा लोग बोलते हैं, इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 13-14% पे अगर आप कंपाउंड करते हैं अगले 20 साल तक, यू विल हैव अ बिग पॉट ऑफ गोल्ड वेटिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ 20 इयर्स। जी, Sure. Okay. Wonderful. Thank you so much, Ajay ji. I think it was a wonderful conversation. हमने, like you rightly said, बहुत सारे topics आज cover किए, and we really picked your brain on a lot of aspects. So thank you so much for your time and all your wisdom. And we hope कि we can get you back again. I'm sure we will, because we love to hear from you. So thank you so much again. Take care. Bye-bye. Pleasure, Namrata. Thanks for asking me all these questions. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Ajay. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो जल्दी से जो भी पॉइंट्स हमने उनके साथ डिस्कस किए, I'll summarize them for you. तो सबसे पहले हमने मिस्टर अजय से ये पूछा कि वॉलेटाइल मार्केट्स में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड मिस्टर अजय सेज कि आइडियली स्पीकिंग जब मार्केट्स ऊपर जा रही होती है तब आपको कॉशियस रहना चाहिए, नॉट ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स, क्योंकि जब मार्केट्स नीचे जा रही होती हैं देन यू आर बाइंग एवरीथिंग एट अ फेयर वैल्यूएशन। लेकिन अगर आप हर चीज एक्सपेंसिव खरीदेंगे, अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स एक्सपेंसिव खरीदेंगे जब मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, then there are chances that you could suffer losses as well. He also says कि कभी भी स्टॉक्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मार्केट नॉइज के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमने मिस्टर अजय के साथ ये डिस्कस किया कि बेंचमार्क क्या होते हैं, व्हाट डू दे इंडिकेट, एंड बेंचमार्क्स जो है म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने फंड के लिए। तो मिस्टर अजय सेज कि सबसे पहले तो सेबी ने सारे कैटेगरीज के लिए बेंचमार्क्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं, विच मींस विद इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं ऑफ दैट कैटेगरी विल यूज द सेम बेंचमार्क। ही आल्सो सेज कि जो बेंचमार्क होते हैं वो एक बैरोमीटर के जैसे होते हैं, दे हेल्प यू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर फंड। तो एक बेंचमार्क के साथ आप अपने फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू कुड लुक फॉर बेंचमार्क बीटिंग परफॉर्मेंस। फिर हमने मिस्टर अजय के साथ ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो अपनी SIPs को रोक देते हैं। सो मिस्टर अजय सेज कि आइडियली आपको अपनी SIPs को नहीं रोकना चाहिए। SIPs को जब आप अपनी बेयर मार्केट में या जब मार्केट गिर रही होती है तब कंटिन्यू करते हैं, दैट इज व्हेन यू विल क्रिएट वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। ही सेज कि जब आप बेयर मार्केट में SIPs कंटिन्यू कर रहे हैं, इट्स लाइक कोई चीज जो पहले 100 रुपए की थी वो अब आपको 90 रुपए में मिल रही है, तो अगर सस्ती मिल रही है तो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट। तो इसीलिए अपनी SIPs को नहीं रोकना चाहिए। फिर हमने मिस्टर अजय के साथ SWP के बारे में भी डिस्कस किया, एंड ही सेज कि SWP जो होते हैं वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होते हैं, विच इज अ कंप्लीट रिवर्स ऑफ SIP, जहां पे आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने पैसे को एट रेगुलर इंटरवल्स विड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स के बारे में बात किया, एंड विच आर द सेक्टर्स दैट वी कुड लुक एट इन्वेस्टिंग इन। एंड मिस्टर अजय सेज कि कभी भी ऐसे सेक्टर्स या थीम्स में इन्वेस्ट मत करिए जो अभी अच्छा कर रहे हैं। यू शुड लुक फॉर सेक्टर्स जिनका फ्यूचर में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इट कुड बी बेसिकली कि ऐसे सेक्टर्स जो शायद इंटरनली स्ट्रांग हैं, या फिर ऐसे सेक्टर्स जो इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सेज कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंजम्पशन, ये काफी वाइटल सेक्टर्स हैं
which are going to contribute to the growth of our economy. But he also says कि जब आप sectoral या thematic funds में invest करते हैं तो market timing बहुत जरूरी हो जाता है, timing your entry and exit for maximum performance. फिर हमने मिस्टर अजय के साथ उनकी कुछ learnings के बारे में डिस्कस किया एंड ही सेज कि इंडिया जो है एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी है. ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो आगे जाके अपने प्रॉफिट्स में राइज देखेंगी एंड इवेंचुअली उनके स्टॉक प्राइस में मूवमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ अपवर्ड मूवमेंट. ही ऑल्सो सेज कि इसीलिए आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ रहना चाहिए. यू शुड स्टे इन्वेस्टेड इन योर equity investments for the long term. So that was about in this particular episode. I do hope all of you had a wonderful learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.